हेलो। ओके। गुड मॉर्निंग फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ग्लोबल इंग्लिश एकेडमी। दोस्तों, मैं सोनू सर आपके सामने हाजिर हुआ हूँ एसएससी सीजीएल के नए सेट को लेकर। देखिए बेटा, हम लोग टारगेट कर रहे हैं एसएससी सीजीएल 2024, जिसको ध्यान में रखते हुए हम पेपर सेट को लेकर आए हैं आपके सामने। आज सेट नंबर 35 को हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं। पिछले 35 डेज से कंटिन्यू क्लास हमारे पास में चल रही है। तो देखिए, आज का डेट थोड़ा सा चेक कर लीजिए कितना दिया हुआ है इसके अंदर। 26072023 और शिफ्ट नंबर कितना था? थर्ड था। क्वेश्चन में पूछा गया है सिनोनिम। तो इतना बड़ा सेंटेंस दिया हुआ है, इतना बड़ा सेंटेंस ना जाते हुए भैया सीधा सा यहाँ पर जाइए कि कहाँ पर वर्ड को अंडरलाइन किया गया। सस्टेनेबल। सस्टेनेबल का मतलब होता है कि जो आगे तक चल सके, जिसका विनाश ना हो, है ना। मतलब सस्टेनेबल जो जीवित रहे, जीवित रहना, ठीक है। सस्टेनेबल है ना, जीवन को जीना। तो रेयर, देखिए रेयर का मतलब क्या होता है, सभी को मालूम है, दुर्लभ। रेयर का मतलब क्या होता है? दुर्लभ। इम्पेरिशेबल, इसको थोड़ा सही कर दूं मैं, कैसा टेढ़ा टेढ़ा सा लिखा जा रहा है। इम्पेरिशेबल का मतलब क्या होता है कि कोई चीज़ क्या हो, मतलब जिसका अंत ना हो। अविनाशी, अविनाशी, जिसका विनाश न हो। अनसुटेबल का मतलब क्या होता है? अयोग्य, जो योग्य ना हो। और वास्ट का मतलब सभी को मालूम है, विशाल यानी कि ह्यूज। तो देखिए, सस्टेनेबल ऐसी वस्तु होती है जिसका विनाश नहीं हो, लंबे समय तक वो चलती रहे, है ना, यापन करते रहना। ऑप्शन नंबर 2 विल बी फाइनल आंसर। चलिए नंबर 2 पर आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 2 किससे रिलेट करता है? ये जो क्वेश्चन है ये बेटा आपके पास में सिनोनिम से रिलेट करता है, और बहुत आसान पूछ लिया गया है, बहुत बहुत आसान पूछ लिया गया है। वर्ड पूछा गया है कि रिड्यूस का मतलब क्या होता है? रिड्यूस का मतलब होता है कम करना। रिड्यूस का मतलब क्या होता है? कम करना। अप डाउन मतलब ऊपर नीचे, ये नहीं हो सकता। लोअर डाउन, तो लोअर डाउन का मतलब क्या होता है? किसी चीज को कम करना, ठीक है। अच्छा, कट डाउन, इसका मतलब भी क्या होता है? कम करना होता है। ये हो गया, कम करना, ठीक है। और लेस डाउन, इसका मतलब भी कम करना। अब लगभग सभी का मतलब कम करना है, लेकिन बिल्कुल परफेक्ट आंसर क्या होगा? पिंटू हैज बीन एडवाइज टू कट डाउन स्मोकिंग बाय हिज फैमिली डॉक्टर। पिंटू को फैमिली डॉक्टर ने बोला है कि भैया अपनी स्मोकिंग को थोड़ा सा कम करें। चलिए नेक्स्ट नंबर 3 पर आए। दे प्रेज्ड हर फॉर हर ब्रेवी, उन्होंने उसकी बहादुरी के लिए उसकी प्रशंसा की। प्रेज का मतलब क्या होता है? प्रशंसा करना। क्या होता है? प्रशंसा करना। तो एंटोनिम बताना है, उल्टा बताना है। क्या बताना है? एंटोनिम। डिफेंड का मतलब क्या होता है? किसी का बचाव करना, ठीक है। एक्लेम्ड का मतलब क्या होता है? प्रशंसित करना, प्रशंसित करना। असॉल्टेड का मतलब क्या होता है बेटा? हमला करना, अटैक करना किसी के। और रिब्यूक का मतलब क्या होता है? किसी को डांटना, यानी स्कॉल्ड, ठीक है, चाइड, ये सब डांटने के लिए वर्ड होते हैं। तो अभी देखिए, एक तरफ प्रशंसा की जा रही है, दूसरी तरफ क्या किया जा रहा है? बच्चे को डांटा जा रहा है। एक बच्चे की प्रशंसा हो रही है और एक बच्चे को क्या कर रहे हैं? हम लोग डांट रहे हैं। तो ये उसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा। नंबर 4 पर आते हैं। 4 क्या कह रहा है? आई कन्फ्रंटेड द जर्नलिस्ट विद द एविडेंस। अब कॉन्फ्रंटेड का मतलब क्या होता है वो कर समझ लीजिए। कन्फ्रंटेड का मतलब होता है सामना करना। क्या होता है? सामना करना। मैंने जर्नलिस्ट के सामने सबूतों के साथ में सामना किया, ठीक है। अब इधर पे जो वर्ड है अगला हमारे पास में, एनकाउंटर। एनकाउंटर का मतलब भी क्या होता है? सामना करना होता है। एक एनकाउंटर गोली मारना भी होता है। रेसिस्ट का मतलब क्या होता है बताइए? कम करना। रेसिस्ट का मतलब होता है किसी चीज़ को कम करना। चैलेंज का मतलब क्या होता है? किसी को चुनौती देना, ठीक है। और अवॉइड का मतलब क्या होता है? अनदेखा करना या टाल देना, अनदेखा करना। अभी हमको किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है बताइए? कोई व्यक्ति आपके सामने आके खड़ा हो गया है और आप उसको देखकर उसको अवॉइड कर रहे हो, इग्नोर कर रहे हो, रिफ्यूज़ कर रहे हो, डिनाई कर रहे हो, तो ये सब क्या हो जाएगा? अनदेखा करने वाली सिचुएशन हो जाएगी, ठीक है। नंबर 5 पर आते हैं। 5 में क्या पूछा गया है? 5 में एंटेनिम पूछा गया है। और एंटेनिम में क्या पूछा गया? एबेंडन। एबेंडन का मतलब होता है त्याग देना। लीव, फॉरशेक, रिलंकिश, बहुत सारे बन जाएंगे बेटा। फॉरशेक, रिलंकिश, एबेंडन, ठीक। अभी देखिए यहाँ पर हमारे पास में वर्ड क्या है? कंटिन्यू मतलब जारी रखना, जारी रखना। शॉर्टेन मतलब किसी चीज़ को छोटा करना, छोटा करना, शॉर्टेन। क्वाइट का मतलब क्या होता है?
किसी चीज़ को छोड़ देना यानी लीव कर देना। सरेंडर का मतलब क्या होता है? समर्पण करना, समर्पण करना, समर्पण करना। ठीक है। अभी क्या बोला गया? अबेंडन यानी छोड़ देना, किसी चीज़ को क्या कर देना? त्याग देना। आपने किसी पोस्ट को त्याग दिया है, किसी चीज़ को छोड़ दिया था, अबेंडन। किसी बात को छोड़ दी, किसी बुरी आदत को छोड़ दिया है। अब यहाँ पर क्या है? काम को जारी रखना। ठीक है, कंटिन्यू विल बी इज फाइनल आंसर। ओके, लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 6. If you see question number 6 is related to the antonym and we have a word intentional. Intentional का मतलब क्या होता है? इरादतन, इरादतन मतलब जानबूझकर। इरादतन का मतलब क्या होता है बेटा? कोई चीज़ क्या की जाए? जानबूझकर की जाए। अब यहाँ पर वर्ड देखिए, पहला वर्ड है अनप्लान्ड। अनप्लान्ड का मतलब क्या हो जाएगा? अनियोजित, बिना किसी योजना के, अनियोजित। कॉर्डियल का मतलब क्या हो जाएगा बेटा? मित्रवत, फ्रेंडली। एमिएबल का मतलब क्या हो जाएगा? ये भी होता है, ये दुलारा होता है। ठीक है, दुलारा, लाडला, दुलारा, एमिएबल, ये मित्रवत भी हो सकता है। इन एनिमेट का मतलब क्या होता है? पहली बात तो एनिमेट का मतलब क्या होता है? जीवंत, जिसमें थोड़ा बहुत जीवन हो। और इन एनिमेट का मतलब क्या था? अचेत, यानी जिसमें कोई चेतना ना हो और जिसमें कोई जीवन ना हो, अचेतन कह सकते हैं। अभी देखिए, कोई चीज़ क्या है? जानबूझकर की गई है, इरादे से की गई है, और कोई चीज़ गलती से हो गई है, अनप्लान्ड हो गई है, तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, 7 पर आइए। 7 क्या कह रहा है? 7 पर है एंटोनिम, आपको बताना है। वर्ड दिया हुआ प्रोहिबिट। प्रोहिबिट का मतलब क्या होता है? रोकना। रेस्ट्रिक्शन का मतलब क्या होता है? रोकना। इनहाइबिशन का मतलब होता है निषेध, मना करना किसी। परमिशन का मतलब क्या होता है? अनुमति देना, अलाउ। डायरेक्शन का मतलब होता है किसी को दिशा दिखाना। ठीक है, आदेश देना, डायरेक्शन देना। तो प्रोहिबिट का मतलब क्या होता है? किसी चीज को रोकना। आपको अपोजिट बताना है तो परमिशन मतलब अलाउ कर देना। क्लियर? चलिए, बिना समय गवाए हम जल्दी जल्दी चीज़ों को कंप्लीट करेंगे। कोशिश ये रहेगी कि आपका कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन हो और क्वालिटी ऑफ कंटेंट आपको मिले, है ना। ऐसे ही नहीं जस्ट बैठे हुए वीडियो में, लेक्चर में, और लंबी लंबी बातें चल रही हैं और रिजल्ट आउटपुट आ रहा है 0। समथिंग बिलोंग्स टू और सर्वाइव फ्रॉम एन अर्ली पीरियड। कोई चीज़ क्या हो, लंबे समय से क्या हो रही हो, सर्वाइव चल रही हो और बहुत पुराने समय की चीज़ हो। तो पहली चीज़ जो है रेलिक। रेलिक का मतलब होता है अवशेष, रेसिड्यू। डायनासोर तो पता ही आपको। र्यून का मतलब होता है किसी चीज़ को बर्बाद कर देना, नष्ट कर देना, डिस्ट्रॉय कर देना। स्पॉइल, डेस्ट्रॉय, डेस्ट्रॉय, डिवास्ट, ये सारे के सारे। वेस्टीज का मतलब क्या होता है? किसी चीज़ का निशान हो, साइन हो। तो अभी हमें किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है? कोई चीज़ लंबे समय से आज चली आ रही है तो वो रेलिक है। ऑप्शन नंबर 1 विल बी फाइनल आंसर। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। देखिए, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के बारे में चर्चा कर रहे हैं। अब वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में क्या पूछा गया है बताइए बेटा? अ पर्सन हु डज नॉट ड्रिंक एल्कोहल, ऐसा व्यक्ति जो क्या करता हो? शराब को बिल्कुल या नशीले पदार्थों को बिल्कुल हाथ ना लगाता हो। तो पहला वर्ड देखिए, ये लिखा हुआ मद त्यागी। मद त्यागी वो व्यक्ति होता है जो नशीले पदार्थों को हाथ नहीं लगाता। यही इसका फाइनल आंसर है, ऑप्शन 1। बाकी भी देख लेते हैं। सेलिवेट का मतलब होता है बैचलर, जिसने अभी तक शादी नहीं की है, अविवाहित। एब्सटेन का मतलब क्या होता है? किसी चीज को मतलब परहेज करना, यानी रिफ्रेन करना, परहेज करना या त्याग देना। और वेजिटेरियन तो आपको मालूम ही है भैया, शाकाहारी, वन हु डज नॉट, वन हु ईट्स ओनली प्लांट्स, दैट इज कॉल्ड शाकाहारी, ग्रीन वेजिटेबल। तो ऑप्शन नंबर 1 विल बी अवर फाइनल आंसर। ओके, क्वेश्चन 10 की तरफ आ जाए। 10 क्या कह रहा है? इन अ सूप। अब ये क्या पूछा गया है? ईडियम पूछा गया है। इन अ सूप का मतलब क्या होता है बताइए बेटा? इन अ सूप का मतलब क्या होता है? जब आप किसी प्रॉब्लम में होते हैं। ठीक है, इन प्रॉब्लम, समस्या में होना। टू एग्जिबिट कावर्डाइज, यानी कि कावर्डाइज का मतलब होता है डरपोक, है ना, कायरता दिखाना नहीं। एक्सट्रीमली शॉर्ट ऑफ मनी, धन की बहुत कमी होना नहीं। इन ट्रबल, परेशानी में होना। ऑप्शन नंबर 3 विल बी फाइनल आंसर। और टू गेट नथिंग, कुछ प्राप्त नहीं होना। क्लियर? बढ़े अब आगे की तरफ, अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। और 11 हमसे क्या कह रहा है वो जान लेते हैं। द बेटर यू नो समवन द लेस यू लाइक हिम। जितना आप किसी को जानते हैं उतना ही आप उसको नापसंद करते हैं, है ना। कोई चीज़ अगर रोजाना अगर आप दाल दाल खाते रहोगे, रोजाना अगर दाल खाते रहोगे तो आपका मन कैसा होगा? रोज
कैसा मन हो जाएगा आपका, मन खराब हो जाएगा ना एक ही तरह की चीज़ खाते हुए। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो मीनिंग है, ये पूरे फ्रेज का मतलब ये होता है, घर की मुर्गी दाल बराबर, दाल बराबर, घर की मुर्गी दाल बराबर। ठीक है, ऐसी स्थिति होती है हमारे पास में। अब इनमें से एक वर्ड देखना है घर की मुर्गी दाल बराबर के बारे में क्या होता है। तो शुरू शुरू करते हैं भैया, एलिफेंट इन द रूम से शुरू करते हैं। ठीक है, देखिए एलिफेंट इन द रूम का मतलब कहता है ऐसी समस्या, ऐसी समस्या जिसके बारे में लोग बात नहीं करना चाहते हैं। तो भैया ये तो हो गया एलिफेंट इन द रूम, है ना, हाथी घर के अंदर आ जाए जिसके बारे में कोई बात नहीं करना चाहता। स्पिल द बीन का मतलब होता है रिवील सीक्रेट, रिवील मतलब उजागर कर देना, है ना, रिवील प्लान, गुप्त योजना को उजागर कर देना। सेव फॉर रेनी डे का मतलब क्या होता है, शॉर्टेज ऑफ मनी, शॉर्टेज ऑफ मनी, है ना, आर्थिक तंगी के दिन। और नेक्स्ट है फेमिलियरिटी ब्रीड्स कंटेम्प्ट, तो भैया ये ऑप्शन नंबर 1, घर की मुर्गी दाल बराबर होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले तरफ, अगले क्वेश्चन की तरफ पर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो है वो क्वेश्चन नंबर 12 है, और क्वेश्चन नंबर 12 किससे रिलेट करता है वो देख लीजिए भैया। क्वेश्चन नंबर जो 12 है वो एक वोकेबलरी से रिलेट करता है, और आपको उसका बेस्ट मीनिंग बताना है पढ़कर। ठीक है, तो देखिए बोला गया है बीइंग प्रैक्टिस लायर, क्योंकि उसको बोलने का बहुत अच्छा अनुभव है, अनुभवी वो झूठा है। ही वॉज टोटली नॉर्मल फॉर हिम, सॉरी इट वॉज टोटली नॉर्मल फॉर हिम टू अटर अ कंप्लीट एंड बैलेंटेंट लाई, उसका बिल्कुल पूर्ण और खुला झूठ बोलना एक नॉर्मल बात है। पूर्ण और साफ झूठ बोलना या खुला झूठ बोलना, झूठ बोलना, ठीक है, खुला और झूठ बोलना उसके लिए एक नॉर्मल बात है। तो ऐसे व्यक्ति को क्या बोलेंगे, पहला होता है ब्लैशफेमी, ये क्या होता है, भगवान की निंदा करता है, भगवान के बारे में उल्टा सीधा बोलता है, तो उसको बोलते हैं ईश निंदा। फॉल्सहुड का मतलब क्या होता है, झूठा व्यक्ति, है ना, झूठा। वूपर का मतलब क्या होता है, हुंकार, मतलब आवाज लगाना, वूपर मतलब हुंकारना। लेकिन ये किसका हुंकारना होता है, ये किसकी हुंकार होती है, एक हंस की जो आवाज होती है, हंस, हंस की जो आवाज होती है, वो हंस पक्षी की जो आवाज होती है, वो हुंकार जो होती है वो वूफर कहलाती है। परजुएरी का मतलब क्या होता है, झूठा साक्ष्य, है ना, फॉल्स एविडेंस, फॉल्स एविडेंस, बस बना लिया उस एविडेंस को, था नहीं वो एविडेंस। तो अब देखिए पूर्ण रूप से झूठ बोलने वाला, डायरेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 फॉल्सहुड। ठीक है, ये थोड़ा फ्री एड क्वेश्चन था, थोड़ा सा दिमाग लगाते तो हो जाता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर पर आ जाते हैं 13 में क्या दिया हुआ है उसको देख लेते हैं। अच्छा अच्छा, ग्रामर एरर दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, ग्रामर। आई वॉज ऑलवेज बीन अ ग्रम्पी मैन सो आई नेवर लाइक्ड हिम एंड अवॉइडेड। अच्छा, एंड के साथ में दोनों वर्ब लगी हुई है, सेकंड फॉर्म यहाँ पे लगा है और सेकंड फॉर्म यहाँ पे लगा है, तो इसमें तो कोई एरर नहीं होना चाहिए इस वाले पार्ट के अंदर। ठीक है, अब थोड़ा सो से पहले देख लें, दो पार्ट है ना, एक सो से पहले एक सो से बाद में। ही वाज ऑलवेज बीन, आपके पास में दो सोल्यूशन है। देखिए वाज के साथ में बीन नहीं आता है, ठीक है, वाज के साथ में कभी भी बीन नहीं आता है, तो डायरेक्ट आंसर हो जाएगा ही वाज ऑलवेज अ ग्रम्पी मैन सो आई लाइक्ड हिम एंड अवॉइडेड हिज कंपनी। तो देखिए भाई यहाँ पर जो सोल्यूशन है मेरे हिसाब से तो भैया होना चाहिए ऑप्शन नंबर 3। क्या करोगे, बीन को आप रिमूव कर दोगे। अच्छा, एक सोल्यूशन और बना सकता हूँ मैं अगर चाहूँ तो, एक सोल्यूशन मैं कुछ ऐसा भी बना सकता हूँ, अभी तो इतना ठीक है, ये सोल्यूशन ठीक है, फिर भी अगर मैं थोड़ा सा अगर बनाना चाहूँ तो इसको ऐसे करके भी बना सकता हूँ, ही हैज़ ऑलवेज बीन अ ग्रम्पी मैन, ये भी बना सकता हूँ। लेकिन मेरे लिए फर्स्ट वाला ही ज़्यादा सुटेबल रहेगा, यानी अगर मैं बीन को हटा दूँ तो ज़्यादा सही रहेगा, ऑप्शन नंबर 3 विल बी माई फाइनल आंसर। क्लियर। नंबर 14 पर आ जाते हैं, 14 क्या कह रहा है, 14 वाले में देख लेते हैं। माई मदर इज़ अ ऑनेस्ट, भैया देखो आर्टिकल का यूज़ मैं बार बार बोल रहा हूँ, प्लीज़ बेटा जाके आर्टिकल चैप्टर को पढ़ लो तो पार लग जाओगे, और आर्टिकल चैप्टर को अवॉइड करोगे तो फिर बैठे रह जाओगे, फिर पंचवर्षीय योजना है, फिर ये बैठे रहो, फिर अभी नहीं पढ़ोगे तो फिर कब पढ़ोगे यार। देखो आ से लेके अंगा तक आएगा तो किसका यूज़ करेंगे, एन का, और का से लेके ज्ञा तक आएगा तो किसका यूज़ करेंगे, का यूज़ करेंगे। ऑनेस्ट जो वर्ड है उसमें शुरुआत किससे होती है, ओ से होती है,
एच को नहीं पढ़ा जाता। आप तो ऐसा पढ़िए ऑनेस्ट, एच को मत पढ़िए। तो ओ का साउंड आ रहा है, आ से लेके अंघा तक आ रहा है। यहाँ पे ये जो ए है, ए नहीं आएगा, क्या आएगा यहाँ पर, एन आएगा। क्या टिक लगाऊंगा मैं, ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, ये मेरा फाइनल आंसर हो जाएगा। नंबर 15 पर आते हैं। 15 वाला क्वेश्चन किससे रिलेट करता है, 15 वाला बेटा स्पेलिंग एरर से रिलेट करता है। और बहुत ध्यान से स्पेलिंग को पढ़ना, क्योंकि स्पेलिंग एरर वाले, अच्छा सर हमसे स्पेलिंग एरर नहीं बन पाती है सर, हम कैसे करेक्शन करें। कुछ मत करो बेटा, ज़्यादा दिमाग मत दो। कई टीचर्स बोलते हैं न्यूज़पेपर रीड कीजिए, ये करिए वो करिए, तो बढ़िया मेरा जो है, मेरा जो अनुभव है, पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैंने तो भैया जस्ट प्रीवियस ईयर पेपर लगाना है। प्रीवियस ईयर कितना, 5 साल पीछे चले जाइए, जितने भी एरर पूछे गए हैं एसएससी के अंदर स्पेलिंग पर, आप बस वो 5 साल का प्रीवियस ईयर पेपर लगा लीजिए। मैं गारंटी देता हूँ आपको किसी न्यूज़पेपर को पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हालांकि अगर आपको नॉलेज एनहेंस करनी है तो वो भी ठीक है, न्यूज़पेपर रीडिंग से आपका अनसीन पैसेज सुधरते हैं, लेकिन पढ़ो वो ना जो पेपर के लिए रिक्वायरमेंट है, अब वो पढ़ो ना भाई। आप पुराने प्रीवियस ईयर्स में जाइए, ज़्यादा टफ में जाना है तो बैंकिंग में चले जाइए, बैंकिंग के पैसेजेस पढ़िए, आप वो डेटा पढ़िए जो गवर्नमेंट ने दिया है ऑलरेडी। ठीक है, तो मैं तो भैया यही स्ट्रेटजी अपनाता हूँ। सब टीचर्स की अलग अलग स्ट्रेटजी होती है, मेरी तो यही है कि मैं बच्चों को वही कंटेंट देता हूँ जो पेपर में रिक्वायर्ड है। तो देखिए भैया, पहले तो देखते हैं मनीषा, इनमें तो कोई दिक्कत नहीं होगी। ओवरवेल्म की स्पेलिंग देखिए, यहाँ पर सेम है, ये देखिए ये गलत है, थर्ड वाले में ओवरवेल्म की स्पेलिंग। ठीक है, ये कैंसिल हो गया। यहाँ पर सही है। बाय द ट्रेमेंडस, यहाँ पर ट्रेमेंडस की स्पेलिंग लिखी हुई है। ठीक है, ये स्पेलिंग भी करेक्ट है, ये ट्रेमेंडस की स्पेलिंग भी करेक्ट है। अच्छा, ये थर्ड वाला तो अब चेक ही नहीं करना था, फोर्थ वाले में ट्रेमेंडस की स्पेलिंग गलत है, तो थर्ड और फोर्थ तो हो गए कैंसिल। अब आगे और बढ़िए, फर्स्ट और सेकंड देखिए। ऑफर, ऑफर सही है। बाय अ कंपनी टू वर्क। कोलाबोरेशन, कोलाबोरेशन में ये SION नहीं आएगा, तो ये वाली स्पेलिंग हो गई हमारी गलत। तो ऑप्शन नंबर 2 विल बी अवर फाइनल आंसर। तो सारी स्पेलिंग करेक्ट है इसके अंदर, जितनी भी उन्होंने पूछी हैं वो सभी स्पेलिंग इसके अंदर करेक्ट मानी गई है। ऑप्शन नंबर 2 विल बी फाइनल आंसर। चलिए मैं 16 पर आता हूँ। 16 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, मुझे मिस स्पेल्ड देखना है दोबारा से। बहुत अच्छा क्वेश्चन आया है और मैं 10वीं बार क्लास के अंदर इसके बारे में बता चुका हूँ। भैया बताइए, आप लोग बताइए कैसे करेंगे, इसके अंदर किसकी स्पेलिंग गलत है। अगर ज़्यादातर बच्चे बता रहे होंगे ऑप्शन 1, तो एक बार बहुत ध्यान से देखिए ऑप्शन नंबर 1 क्या सही है, क्या गिवन ऑप्शन सही है। अच्छा पहले मीनिंग बता दें। बिलीव का मतलब होता है विश्वास, ऑडियबल का मतलब होता है सुनने योग्य, जिसको हम सुन सकते हैं। अच्छा, थ्रॉट का मतलब क्या होता है, गला होता है। और यहाँ पे जो वर्ड है प्रोनाउंसिएशन, इसको प्रोनाउंसिएशन नहीं पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, प्रोनाउंसिएशन। इसमें से ओ को एलिमिनेट कर दोगे और जिसका मतलब क्या होता है, उच्चारण। ऑप्शन नंबर 1 विल बी अवर फाइनल आंसर। ध्यान रखना, प्रोनाउंसिएशन नहीं होता, प्रोनाउंसिएशन होता है। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 17। इफ यू सी दिस क्वेश्चन इज बिलोंग्स टू द पैसिव वॉइस। Here you have active voice and you have to convert this given sentence into the passive voice. Just make a structure of active voice. Here we have had plus V3, and if you are going to make the passive voice, we need to put the had, and verb third form will become been, and third form should be applied in the passive voice. Just match this structure with the given option. Here was is given, it means it is totally wrong. Here has is given, it is also wrong. Here was is given, it is also wrong. And the last one, if you see, the last one is going to be fulfill the whole condition that we required. So option number 4 will be our final answer. लो भैया अगले क्वेश्चन पर आ जाइए। दिस इज आल्सो अ पार्ट ऑफ वॉइस चैप्टर। Here they have asked the question in passive voice and you have to answer in active voice. I'm going to make a formula of active and passive voice. If formula is given in passive voice in this manner, is MR verb की third form by then subject, then you should apply this formula in active voice. We need to put the subject, thereafter verb first form, otherwise fifth form should be applied, or object. क्या चाहिए, अगर इज एम आर दिया हो तो क्या चाहिए, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फिर फिफ्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ पर इज आ रहा है, बीन आ रहा है, गलत हो गया। यहाँ पर वर आ रहा है, गलत हो गया। यहाँ पर सेकंड फॉर्म आ रही है, गलत हो गया। एक ही है यहाँ पर फिफ्थ फॉर्म आ रही है। फिफ्थ फॉर्म का मतलब होता है जिसमें एस या एस लगा होता है। तो दिस विल बी अवर फाइनल आंसर, ऑप्शन नंबर 2। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ आते हैं। बेटा मेरी कोशिश यही है कि आपको कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा मैं क्वालिटी ऑफ कंटेंट को मैं दूं, इधर उधर की बातें ना करते हुए सीधा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से चर्चा की जाए।
अब देखिए ये जो गिवन सेंटेंसेस को कैसे शॉर्ट आउट करेंगे, जो तकनीक मैं अपनाता हूँ वो देख लीजिए। मैं ज़्यादातर क्या करता हूँ कि पहले मैं देखता हूँ कि सिमिलर ऑप्शन वाले कहाँ पर गए हैं। देखिए जो जो तकनीक मैं अपनाता हूँ वो 10 में से 7 बार ये सही होती है, 3 बार ये गलत भी हो सकती है, जो टेक्निक मैं जानता हूँ। देखिए ये एक ही बार आ रहा है, डी भी एक बार आ रहा है और ए एक बार आ रहा है, इसको कैंसिल करो। सी 2 बार आ रहा है ना, इसमें से कोई एक हो सकता है, सी से सेंटेंस शुरू हो सकता है। अ मोमेंट कम्स विच कम्स बट रेयरली इन हिस्ट्री। अरे भैया ये तो वो है, ये पूरा वो एक स्पीच है, ये हमारा जब देश आज़ाद हुआ था तब ये स्पीच दी गई थी, है ना, ये उसी का मेन कंटेंट है। अ मोमेंट कम विच कम्स बट रेयरली इन द हिस्ट्री। फिर उसके बाद में आ जाएगा क्या, व्हेन वी स्टेप आउट फ्रॉम द ओल्ड टू न्यू। जब हम इतिहास में एक बार ऐसा मौका आता है जब हम पुराने से नई की ओर जाते हैं। व्हेन एन एज एंड, जब एक युग का अंत होता है। एंड व्हेन द सोल ऑफ द नेशन लॉन्ग सप्रेस, जब किसी राष्ट्र की आत्मा को लंबे समय तक दमन किया जाता है, फाइंड्स अट्रेंस, और उस आत्मा को, उस आवाज़ को जब लंबे समय तक दबाया जाता है तो एक बार वो आत्मा यानी वो आवाज़ उठकर खड़ी हो जाती है। तो ऑप्शन नंबर 1 विल बी फाइनल आंसर। ठीक है, ये एक पूरा एक स्पीच है, मैं थोड़ा भूल गया हूँ ये किसके द्वारा स्पीच थी ये, है ना, शायद आई थिंक हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर के द्वारा ही होनी चाहिए ये। ठीक, अगर किसी को पता है तो प्लीज़ मेरे को कमेंट करके बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि ये स्पीच किस ने बोली थी भारत की स्वतंत्रता पर। तो देख लीजिए भैया, मेरी वही टेक्निक होगी, मैं पूरा सेंटेंस नहीं पढ़ने वाला। ऑप्शन 1 इसको कैंसिल। अरे BCA, यहाँ पे BCA कौन कर रहा है भैया, पूरा करो ना, BCAD करो, आधा BCA क्यों कर रहे हो। ये भी कैंसिल करूंगा मैं। अब D से सेंटेंस शुरू होना चाहिए और D के बाद में B आना चाहिए, ये बात तो कन्फर्म है। तो भैया मैं D से ही सेंटेंस शुरू कर रहा हूँ। Today's woman is highly self-directed person and alive to sense of the dignity and the importance of her functions in private domestic domain and public domestic domain of the world। देखिए जो महिला है, लेडी है, वो भैया सेल्फ रिस्पेक्ट की भी बात करती है और पब्लिक रिस्पेक्ट की भी बात करती है। अपने निजी जीवन में भी वो आगे बढ़ती है और पब्लिकली भी वो आगे की तरफ बढ़ती है वो। अब आएगा B, वोमेन आर रेशनल इन अप्रोच एंड केयरफुल इन हैंडलिंग द सिचुएशन, वांट टू डू द थिंग एज बेस्ट एज पॉसिबल। महिलाएं क्या होती हैं, बहुत ज़्यादा शक्तिशाली होती हैं, वो परिस्थितियों के हिसाब से ढलकर या उनसे लड़कर आगे की तरफ बढ़ती हैं। अब उसके बाद में क्या बोला गया है, द 4th वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस। अच्छा, इससे पहले कॉन्फ्रेंस कहाँ हुई है उसके बारे में तो चर्चा कर लें, टाइम तो बता दे। बोला गया है यहाँ पर नंबर 3, The 1995 World Summit of the Social Development also emphasizes the pivotal role of women in eradication poverty and mending social fabric। तो देखो बहुत ध्यान से बेटा, इसके अंदर ये बोला गया है कि जो महिलाएं हैं, अगर मैं थोड़ा सा देखूं ध्यान से तो लेट मी चेक फर्स्ट, है ना, इसमें मेरे को लग रहा है कुछ गड़बड़ है। अगर मैं C रख के देखता हूँ तो क्या बनता है मेरा आंसर, आई थिंक यस, मैं यहाँ पे इसको एलिमिनेट करता हूँ, ये C से मेरा आंसर सही बनेगा। द 4th वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस ऑफ द वुमेन हेल्ड इन बीजिंग सितंबर 1995। 1995 में क्या की गई थी, जो है एक मीटिंग ऑर्गेनाइज की गई थी। और देखिए इस इधर पे 1995 लिखा हुआ और यहाँ पर लिखा हुआ द 1995। ध्यान रखें, जब किसी की चर्चा पहली बार हो, जैसे मैंने बोला बुक, तो जब पहली बार बोल रहा हूँ तो आ बुक बोलूँगा, लेकिन जब इस बुक का मैं रिपीटेशन बोलूँगा तब मैं क्या बोलूँगा, द बुक बोलूँगा। तो ऐसा ही यहाँ पर जब टाइमिंग का रिपीटेशन आ रहा है तो क्या आ रहा है, द आ रहा है। क्या आ रहा है, द 1995 वर्ल्ड समिट, यानी यहाँ पर ये जो समिट हुआ था 1995 के अंदर, वो उसी समिट की, उसी कॉन्फ्रेंस की चर्चा दोबारा की गई है। तो दोबारा चर्चा करने के लिए हम किसका यूज़ करेंगे, दा का यूज़ करते हैं। ऑप्शन नंबर 4 विल बी अवर फाइनल आंसर। ठीक है, अगर आप पढ़ोगे तो प्रॉपर आंसर यही निकलेगा। चलिए भैया अब आगे की तरफ बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पर, और 21 किस तरह का क्वेश्चन है उसको भी देख लेते हैं। इन द 19th सेंचुरी देयर वाज अ इंडस्ट्री रेवोल्यूशन इन यूरोप। यूरोप के अंदर क्या हुआ था, एक औद्योगिक क्रांति आई थी 19वीं सदी के अंदर। एज अ रिजल्ट जिसके परिणाम स्वरूप मिलियन द पीपल लेफ्ट द डैश एंड वेंट टू वर्क इन बिग फैक्ट्रीज इन द सिटी। तो लोग शहरों की तरफ जाने लगे। तो पहले कहाँ रहते थे भैया, अपने गाँव में रहते थे, विलेज से ही तो शहरों की तरफ जाने लगे थे। जब इंडस्ट्री आएगी तो लोग गांव से कहाँ जाएंगे, शहर की तरफ जाएंगे।
टुडे इट इज रिवर्स, लेकिन अब आज के टाइम पे क्या हो गया, ये बिल्कुल रिवर्स हो गया है। इन सेवरल मेजर कंट्रीज पीपल हैव स्टार्ट मूविंग आउट, व्हाई? दे वांट अ क्लीनर, दे वांट अ क्लीनर, वर्स, वर्स का मतलब तो बुरा हो गया, हायर, डार्क, ग्रीनर। क्या होता है यार सोनू, क्या करेंगे इसके अंदर, क्लीनर, एनवायरमेंट की बात है, किसकी बात है, एनवायरमेंट, तो एनवायरमेंट कैसा हो जाएगा, ग्रीन एनवायरमेंट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 विल बी अवर फाइनल आंसर, ठीक है। अब लोग क्या चाहते हैं, शहरों में पॉल्यूशन फैल गया, अब लोग क्या चाहते हैं कि हम साफ सुथरे वातावरण के अंदर आ जाएं, ठीक है। देयर वाज अ फ्यूअर जॉब इन हैवी इंडस्ट्रीज लाइक स्टील एंड पावर जनरेशन, को अब क्या हो गई है, नौकरियों की बहुत कमी हो गई है बड़ी बड़ी स्टील कंपनियों में और पावर जनरेशन कंपनियों में, ठीक है। 23 पर आएंगे। इंस्टेड, इसके बावजूद, इंस्टेड देयर, ये हो जाएगा बेटा 23 का आंसर। इंस्टेड देयर आर मोर जॉब्स इन सर्विस इंडस्ट्रीज लाइक बैंकिंग, टूरिज्म एंड फूड डिलीवरी। भैया बैंकिंग में जगह है, टूरिज्म में जगह है, फूड डिलीवरी में जगह है। बिसाइड्स इसके अलावा भी मॉडर्न ट्रांसपोर्ट में जगह है। कम्युनिकेशन हैव मेड इट ईजियर फॉर द पीपल, मॉडर्न कम्युनिकेशन ने और ट्रांसपोर्टेशन ने लोगों को आसानी से किसके योग्य बना दिया है, कम्यूट, किसके योग्य, टू कम्यूट टू वर्क इवन फ्रॉम होम। कम्यूट टू वर्क का मतलब क्या होता है कि घर से बैठे भी काम करने योग्य बना देना, है ना। यानी किसी चीज़ को, वैसे कम्यूट का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को परिवर्तित करना या रूप में ढालना, ढालना या पहनना। अब लोगों ने उस चीज़ को अपना लिया है, घर से भी काम कर सकते हैं। द रिजल्ट ऑफ द रेवोल्यूशन इन द 21st सेंचुरी विल बी स्प्रेड सिटीज़, सिटीज़ आर ग्रोइंग फास्ट। 21वीं सदी के अंदर क्या बोला गया है, इस तरह का रेवोल्यूशन है कि शहरों को बढ़ाएं, शहरों को आगे की तरफ तेजी से तरक्की दें, बट अवे फ्रॉम द सिटी सेंटर्स एंड द पीपल आर चूजिंग टू लिव 40, 50 और 60 किलोमीटर अवे। लेकिन अब क्या हो रहा है, लोग शहर से इतने दूर रहना पसंद करते हैं, 40, 50 या 60 किलोमीटर दूर रहना पसंद करते हैं, लेकिन कहाँ पर, शहर के बाहर, आउटवर्ड्स, ठीक है, शहर के अंदर नहीं। तो ऑप्शन नंबर 1 विल बी अवर फाइनल आंसर। तो बेटा आज के सेशन में इतना ही था। आज सेट नंबर 35 कंप्लीट होता है, कल हम 36 सेट पर चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही है बेटा। सी यू टुमारो इन द नेक्स्ट क्लास, बेस्ट ऑफ लक।